नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंद्र दुबे ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो है सामाजिक विज्ञान 2024 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के हल। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है MCQ क्वेश्चन के साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो क्लास को शुरू करने के पहले अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। तो चलते हैं, शुरुआत क्वेश्चन की करते हैं अपने। आज का हमारा क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति हुई। तो यहाँ आपको विकल्प दिखाई दे रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति हुई। देखिए प्रश्न भी लिख दिया गया है। 2020 में 22, 23, 24 आदमी पूछे गए हैं। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई? विकल्प है 1788, 1789, 1790, 1787। तो यह क्रांति जो हुई थी 1789 में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। पहला क्वेश्चन हमारा है कि फ्रांस की क्रांति 1789 में हो गया। विकल्प आपका यह सही। अगला प्रश्न है यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न है। देखिए विकल्प के तहत यहां आपको यहां इंडिकेट किया गया है। 2020 में भी पूछा गया है, 23 में पूछा गया है और 24 में पूछा गया है। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक जो है गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर, मेजनी है। तो याद हो गया, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन है? मेजनी है। और मेजनी को इटली के राष्ट्रवाद का अग्रदूत भी कहा जाता है। यह याद रखिएगा, ये भी प्रश्न कि मेजनी को इटली के राष्ट्रवाद का अग्रदूत कहा जाता है। चलें अगले प्रश्न को देखें। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो यहां 4 विकल्प दिए गए हैं। ज्यूसेप गैरिबाल्डी, ऑटो वान बिस्मार्क, नेपोलियन, विलियम प्रथम। तो इटली के एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया है? ज्यूसेप गैरिबाल्डी के नेतृत्व। किसके नेतृत्व में किया गया है? ज्यूसेप गैरिबाल्डी। अगला प्रश्न है, यहां ऑटो वान बिस्मार्क अगर विकल्प पढ़े हैं और पढ़ाया भी गया है आप लोगों को कि ऑटो वान बिस्मार्क कौन है, नेपोलियन कौन है, विलियम प्रथम। तो जब हम इसको ऑब्जेक्टिव से निकल कर डिस्क्रिप्टिव आप पढ़ेंगे तो वहां आपको यह सारे प्रश्न पुनः कराए जाएंगे यदि 24 में पूछे गए होंगे तो। लेकिन आज सिर्फ इतना जानिए कि इटली के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया? ज्यूसेप गैरिबाल्डी। अब ऑटो वान बिस्मार्क, देखिए विकल्प है, कहने का मतलब इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? प्रश्न पूछा कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी है। आप भी अगर नजर रखें विकल्पों का तो विकल्पों के इन्हीं संदर्भ पूछा जा रहा। अब विकल्प यहीं से पूछे जा रहे हैं तो इन्हीं से दीर्घ उत्तरी भी प्रश्न अतिलघु के अंतर्गत जो पूछा गया यही आपका दीर्घ उत्तरी के अंतर्गत भी पूछा जाएगा। तो यह टॉपिक हमें इन्हीं के आधार पर तैयार अगर रखते हैं ऑब्जेक्टिव, कहने का मतलब अतिलघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी के अंतर्गत जो पूछे जाएं इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को तैयार रखना है। तो यहाँ पहले आज हम अतिलघु उत्तरी में पूछा जा रहा है कि एक जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी है। तो यहाँ है ऑटो वान बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका है? ऑटो वान बिस्मार्क। अगला प्रश्न आप देखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? विकल्प आपका 1814, 1815, 1816, 1817। आप अगर इस परीक्षा में शामिल हो रहे हो
तो जरूर ध्यान देखिएगा, इसे नाम से देखिए, मेजनी, बिस्मार्क, है ना, ऑटोमान बिस्मार्क को अगर हम कायदे से जानेंगे, पढ़े होंगे, तो उससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आज बनाए जा रहे हैं। अब यहाँ देखिए पूछा कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी, तो यहाँ उत्तर आपका क्या होगा, 1815 में नेपोलियन संहिता भी बना हुआ था, तो वहाँ पढ़ाया गया। ऑटोमार्क बिस्मार्क का संबंध किस देश से है, देखिए रिवीजन है आपका, यहीं कर दिया रहा 24 में। अब यहाँ पूछा गया था जर्मनी के एकीकरण में भूमिका किसकी है, तो ऑटोमान बिस्मार्क आपने बताया। अब ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है, तो साफ सी बात है जर्मनी से है। साहब वही क्वेश्चन देखिए यहाँ रिवीजन के तौर पर यहाँ 24 में है, लेकिन साथ ही साथ देखिए यहाँ भी पूछा गया कि ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है, तो किस देश से है, यहाँ जर्मनी से है। किससे है, जर्मनी से। वियना की संधि कब हुई थी, अगला प्रश्न आपका है कि वियना की संधि कब हुई थी, तो वियना की संधि यहाँ आपको बताना है कब हुई थी। 1848 में दिया गया है, 1815 में दिया गया, 1834 में दिया गया है, और साथ ही साथ 1900 के अंतर्गत दिया गया है कि वियना की संधि कब हुई थी। तो यहाँ पर आप क्वेश्चनों को अगर आप देखिए, पहले चीज देखिएगा, अब अगर आप इतिहास के अंतर्गत इस चीज को पढ़े हैं कि भाई वियना की संधि कब हुई, इटली का एकीकरण कब हुआ, अब यह संधि अगर आप पढ़ें तो अभी आप 1815 में क्या पढ़े कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई, तो यहीं से यह प्रश्न देखिए यहाँ भी पूछा जा रहा है, इसका उत्तर क्या होगा 1815 में। 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। 1789 में जो फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ, राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति किस रूप में व्यक्त हुई, राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति जो हुई किस रूप में हुई, तो वह रूप जो था वह था फ्रांस की क्रांति के द्वारा। राष्ट्रवाद के नाम पर ही फ्रांस में क्या होता है, फ्रांस में क्रांतियां होती हैं, और यह क्रांतियां होने का पीछे जो परिणाम है जो आया वह कई कारणों में है। तानाशाहियों की प्रवृत्ति का बढ़ना, स्वतंत्रता न मिलना, तो कहने का मतलब इसकी अभिव्यक्ति का जो परिणाम हुआ वह है फ्रांस की क्रांति। बढ़े अगले प्रश्नों पर, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ। जब चौरी चौरा की घटना हुई, आप याद रखिएगा कि चौरी चौरा की जब घटना हुई उसका क्या रिजल्ट आया, कि चौरी चौरा की घटना के बाद क्या परिणाम हुआ। तो आप बताओ चौरी चौरा की घटना के बाद क्या परिणाम हो रहा है। रॉलेट एक्ट पास हुआ, खिलाफत आंदोलन लाया गया, साइमन कमीशन भारत आया, असहयोग आंदोलन ले लिया गया। तो 5 आप याद रखिएगा, चौरी चौरा की घटना के बाद जो महत्वपूर्ण परिणाम आया वह यह आया कि 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या किया गया, वापस ले लिया गया। क्या हुआ, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। अगले प्रश्न में हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था। यहां आप देख रहे हैं असहयोग आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है और भारत छोड़ो आंदोलन है। तो यहाँ कौन सा आंदोलन है जिसे गांधी जी के द्वारा नहीं चलाया गया, तो ये तो आप जान ही रहे चलाया गया है, सविनय अवज्ञा। तो खिलाफत अली, यहाँ देखिए खिलाफत आंदोलन, इसे अली बंधुओं के द्वारा चलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी को दी गई थी। तो यहाँ का जो प्रश्न का उत्तर होगा वह होगा आपका खिलाफत आंदोलन। कौन सा होगा, खिलाफत आंदोलन। बढ़े अगले प्रश्न पर। यहाँ आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। तो आनंद मठ
जो सन्यासी विद्रोह पर रचित उपन्यास है, सन्यासी विद्रोह के अंतर्गत, वह न जानना है, सिर्फ अपने इन्हीं प्रश्नों पर आप केंद्रित रहिए। इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके लेखक कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न आपका है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? यहां जो आपके सामने विकल्प है वह है सरदार वल्लभ पटेल, बाल गंगाधर तिलक नहीं है। यहां उत्तर आपका क्या होगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। बढ़े अगले प्रश्नों पर चलते हैं। देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है वह है 10 दिसंबर को। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कब मनाया जा रहा है? 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO की स्थापना कब हुई? विकल्प में आपके दिए गए हैं 1991 नहीं, 1994 भी नहीं, 1992 नहीं, बल्कि उत्तर क्या होगा? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1995 हुई थी। अगला प्रश्न आपका, आर्थिक महामंदी का आरंभ किस वर्ष हुआ? आर्थिक महामंदी का जो शुरुआत हुआ, तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? यहां विकल्प है 1919 में नहीं, 1924 में भी नहीं, तो आर्थिक महामंदी जो आई थी वह 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ। एक प्रश्न आपका है कि अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या था? एक जानवर का नाम नहीं, एक घटना नहीं, बल्कि एक खेल भी नहीं। रिंडरपेस्ट क्या है? एक बीमारी। इस टॉपिक पर आपको बताया गया था यह कैसी बीमारी है, पशुओं के अंतर्गत कहाँ आई थी? अफ्रीका के अंतर्गत। तो यह चीजें वहां पर, और अफ्रीका में आने पर उसकी अर्थव्यवस्थाएं डिस्टर्ब हुई थी। तो अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या है? एक बीमारी है। बढ़ा जाए अगले प्रश्न को देख। अगले प्रश्नों पर हम लोग विचार करते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? ब्रिटेन में कार्न कानून बनाया गया था। इस कार्न कानून के समाप्त करने के पीछे क्या कारण था? यह कानून जो बना, इसे क्यों समाप्त किया गया था? इसके समाप्त करने में क्या जनसंख्या में वृद्धि है? नहीं। कृषि उत्पादनों में अधिकता? नहीं। कार्य आयात पर निर्भर? उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। कार्य कानून पर अगर किसी ब्रिटेन में किसी के द्वारा विरोध हुआ, तो वह विरोध जो हुआ था वह किसके द्वारा? उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का इसमें क्या था? विरोध था। किसका था? शहरी लोगों का, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का इस यहां पर विरोध था। अगला है 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन बच्चों अमेरिका में आयोजित किया गया था। कहाँ? अमेरिका में। यहां देखिए विकल्प में प्रश्न आ चुका है 1929 में आर्थिक मंदी का। अब यहां कारण पूछ रहा है कि जो आर्थिक मंदी 1929 में आई थी, इसका मुख्य कारण क्या था? यह आर्थिक मंदी जो आई वह इसका मुख्य कारण क्या था? तो आर्थिक मंदी का मुख्य कारण यह है कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन हुआ। आर्थिक मंदी का जो कारण था 1929 का, वह मुख्य कारणों में है कि कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन हुआ। 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा
कोष की स्थापना की गई। अंतरराष्ट्रीय 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना हो रही, स्थापना कहाँ की गई थी? तो ब्रिटेन में नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ की गई थी? 1944 में संयुक्त राज्य अमेरिका में। भले महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा था। जो महामंदी 19, यहां देखिए वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1929 आर्थिक मंदी का कारण क्या था? तो यहां आपने क्या बताया? कृषि क्षेत्र पर। क्या था? कृषि क्षेत्र पर। अब पूछ रहा है कि महामंदी का सबसे बुरा असर जो पड़ा वह किस क्षेत्र पर पड़ा? तकनीक पर पड़ा? नहीं, कृषि क्षेत्र पर पड़ा। उसी से रिलेटिव क्वेश्चन देखिए, यहां भी पूछा महामंदी का सबसे बुरा असर जो पड़ा है वह कृषि क्षेत्र पर पड़ा। कहां पड़ा है? कृषि। अब यहां है गुमास्ता क्या है? प्रश्न पर क्या है? गुमास्ता क्या है? तो गुमास्ता बुनकर थे उस समय? नहीं। कपड़ा व्यवसायी? नहीं। वेतन भोगी कर्मचारी को क्या कहा जाता है? गुमास्ता। गुमास्ता कौन थे? वेतन भोगी कर्मचारी। अगला है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। प्रेसों पर जो नियंत्रण लगे थे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, यह कब लागू किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? 1875? नहीं, 1878 ईस्वी में बच्चों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया था। अगला प्रश्न आपका है कि गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन था? आप यहां विकल्प देखिए, स्वतः बताने का भी प्रयास करिए कि डॉक्टर भीम राम जी लिखा गया, भीमराव अंबेडकर, यहाँ राव होना चाहिए, भीमराव अंबेडकर, हालांकि ये भी नहीं है। ज्योतिबा फुले, कैलाश वासनी देवी, रामास्वामी नायकर। तो गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूलो। क्या है? ज्योतिबा फूलो। यहां वर्जिन के आधार अर्थात उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है इनका कितने रूपों में वर्गीकरण किया गया है? उत्पत्ति के आधार पर। संसाधनों का निम्नलिखित जो विकल्प दिए हैं, कौन सा वर्गीकरण सेवल है? संसाधनों का जो वर्गीकरण किया केवल जैव के आधार पर नहीं, केवल अजैव के आधार पर नहीं, बल्कि जैव एवं अजैव, किसके आधार पर? जैव एवं अजैव दोनों के आधार पर किए गए हैं। यह याद रखिएगा, ये 2024 के आपके संपूर्ण क्वेश्चन है। कितने के हैं? 2024 के क्वेश्चन आपके हैं। अगले प्रश्न को पर हम लोग ध्यान दें। अगला प्रश्न है, पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का, जो पंजाब में भूमि है उसका निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या? पंजाब में खनन की क्रिया के नाते निम्नीकरण हो रहा है, या वनों का उन्मूलन के नाते, अत्यधिक सिंचाई? तो पंजाब में जो भूमि का निम्नीकरण हो रहा है उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? अत्यधिक सिंचाई। यहां आपका विकल्प क्या होगा? अत्यधिक सिंचाई। बढ़ें। यहां अगला प्रश्न आपका दिया गया ज्योग्राफी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? संसाधन दिए गए हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कौन परंपरागत संसाधन हैं? तो यहां परंपरागत संसाधन के रूप में आपका कौन आएगा? परंपरागत संसाधन जो है वह है आपका कोयला। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? तो बच्चों परंपरागत संसाधनों में यहां देखिएगा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो यहां परंपरागत संसाधन जो हमारे हैं वो कौन है? कोयला। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए, अगले प्रश्न को देखें, कपास की खेती के लिए
निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। कौन सा है? काली मिट्टी। अगला प्रश्न देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन है? कौन सा संसाधन ऐसा है जिसे हम जैव संसाधन के अंतर्गत रखेंगे? क्या लोहा को आप जैव संसाधन में रखेंगे? नहीं। मत्स्य उद्योग, मत्स्य उद्योग जो है यह जैव संसाधन है। न तो तांबा जैव संसाधन है, न चट्टाने हैं, बल्कि जैव संसाधन के अंतर्गत कौन सा उद्योग आएगा? मत्स्य उद्योग। अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में, कौन सा ऐसा राज्य है जहां बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां अवस्थित है? विकल्प में आप देखें, यहां विकल्प का प्रश्न है, यह दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, यह है मध्य प्रदेश। कौन है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां है? मध्य प्रदेश। यह विकल्प आपका सही, बाकी चीजें जो भी हो गलत है, चाहे राजस्थान, उत्तराखंड और जो भी हो। अगला है, हौज खास जलीय निकाय स्थित है। प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, हौज खास जलीय निकाय स्थित है। यह कहाँ स्थित है? जलीय निकाय है, यह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, राजस्थान में, कर्नाटक में, दिल्ली में। तो हौज खास जो है वह कहाँ स्थित है? दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ कृषि की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ कृषि के अंतर्गत कौन सी फसल आती है? तो रोपड़ कृषि के अंतर्गत बच्चों कहवा, कपास नहीं, तिलहन नहीं, गेहूं नहीं, बल्कि कहवा रोपड़ कृषि के अंतर्गत लाया जाता है। अगले प्रश्न को देखें, खरीफ की फसलों को बोए जाने का समय क्या है? खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो खरीफ की फसल जो बोई जाती है, अपने आपको पता है, हमारे यहाँ फसलों का निर्धारण 3 ऋतुओं के आधार पर होता है। इसमें एक ऋतु के अंतर्गत आती है कौन सी? खरीफ। तो खरीफ के अंतर्गत जब हम बात आते हैं तो है कौन सी, कब बोई जाती है? जून जुलाई के अंतर्गत। रबी 3 फसलों में कौन? रबी, खरीफ और जायद। तो खरीफ की फसलों में के अंतर्गत कब आएगा? जून जुलाई में। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, कपास से फिर पूछा गया है। यहां पर है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? अभी यहीं कहीं और पूछा गया। देखिए, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी। वही प्रश्न यहां पुनः देखिए, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि, सबसे उचित मिट्टी या सबसे उचित भूमि, बात समझिएगा, वही है। वह भूमि कैसी हो? वह काली मिट्टी से युक्त हो। कैसी हो? काली मिट्टी से हो। तो इसे हम क्या कहेंगे? कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी होगी? काली मिट्टी की होनी चाहिए। निम्नलिखित में कौन सी एक फलीदार फसल है? फल के रूप में लटकता है तो फलीदार फसल कहलाता है। वह कौन है? दालें हैं। दालें कैसे उगती हैं? फलीदार के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो यहां हमारा उत्तर क्या होगा? दालें। मोटे अनाज नहीं, ज्वार नहीं, तिलहन भी नहीं, बल्कि फलीदार फसल के रूप में जाना जाता है कौन? दालें। तो फलीदार फसल के रूप में क्या जाना जाएगा? दालें। बढ़े अगले प्रश्नों पर हम लोग विचार करते हैं। यहां देखिए लिखा गया है, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित
में से कौन सा खनिज इस रेत में, यहां रेत का जिक्र किया गया है, रेत कैसा है, रेत किसका, मोनोजाइट किसका रेत है, इस मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है। यहां प्लेटिनियम दिया गया है, मैग्नीशियम दिया गया है, यूरेनियम दिया गया है, कौन सी खनिज पाई जाती है, तो यहां आपका उत्तर क्या होगा, थोरियम। मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है, थोरियम। बढ़े अगले, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। एक कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है, वह सीमेंट में नहीं बल्कि किसमें, एल्युमिनियम में। किसमें किया जाता है, एल्युमिनियम में। बाकी विकल्प आपके क्या हैं, गलत हैं। बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है कच्चे माल के रूप में, कहां, एल्युमिनियम में। बढ़े अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो ऐसा है जो ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आएगा। आप यहां भी देखिएगा कौन सा ऊर्जा खनिज के है, तो यहां पर जो आपका होगा वह है ऊर्जा खनिज क्या है, लौह अयस्क नहीं, अभ्रक नहीं, ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आएंगे प्राकृतिक गैस। कौन आएंगे, प्राकृतिक गैस जो है वह ऊर्जा खनिज के अंतर्गत माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में कौन आएगा, परंपरागत नहीं, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में कौन आएंगे। यहां दिया गया कोयला नहीं, ये परंपरागत है, पेट्रोल भी है। यहां सौर ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में कौन आएगा, सौर ऊर्जा। निम्नलिखित, अगले प्रश्न को देख लें थोड़ा सा प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है, किस खनिज को आधारभूत खनिज के नाम से जानते हैं। यहां विकल्प है मैग्नीज, अभ्रक, लौह अयस्क। तो आधारभूत खनिज के रूप में जाना जाता है किसको, लौह अयस्क को। किसको जाना जाता है, लौह अयस्क। तो निम्न, यहां आप आधारभूत खनिज के संदर्भ में जरूर याद रखिएगा कौन सा खनिज है, लौह अयस्क। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है। यहां जो विकल्प दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश। तांबा का मुख्य उत्पादक देश, राज्य कौन सा अपना है, उत्पादक है, राज्य में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि क्या है, मध्य प्रदेश। कौन सा खनिज आधात्विक है, प्रश्न को देखें जरा। प्रश्न आपका है कौन सा खनिज आधात्विक के अंतर्गत आता है। आधात्विक खनिज के अंतर्गत कौन आएगा, तो आधात्विक खनिज के अंतर्गत आता है मैग्नीज नहीं, अभ्रक। आधात्विक खनिज के अंतर्गत कौन आएगा, अभ्रक। तो यहां क्लियर हो गया। यहां आपका प्रश्न क्या है, आधात्विक खनिज के अंतर्गत क्या आता है, अभ्रक। अगला है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो यहां देखिएगा संसाधन दो प्रकार के वर्गीकरण किए गए हैं। पहला है नवीकरण और अनवीकरण। यहां का पूछने का प्रश्न का नेचर यही है कि लौह अयस्क किस प्रकार के संसाधन के अंतर्गत आएंगे, तो लौह अयस्क नवीकरण नहीं, प्रवाह भी नहीं है, जैव नहीं है, बल्कि अनवीकरण योग के अंतर्गत। इसके अंतर्गत संसाधन कहेंगे अनवीकरण योग। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया। यहां पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, वह किस नगर में आयोजित किया गया था,
तो यहां पर आपका दिया गया है न्यूयॉर्क नहीं, रियो डी जेनेरो। कहां? रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। पेरिस, ये भी गलत है। नई दिल्ली, ये भी गलत है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाता है? दो से अधिक देशों के बीच जो व्यापार को दर्शाता है वह आंतरिक व्यापार होगा या बाहरी व्यापार होगा या अंतरराष्ट्रीय। तो यहां कौन व्यापार होगा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार, स्थानीय भी नहीं होगा। तो दो से अधिक देशों के बीच जो व्यापार दर्शाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्लियर हो गया होगा? एक बार देख लीजिएगा। मोनोजाइट्रेट कहां में? कौन सा खनिज? थोरियम। कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट प्रयोग किया जा रहा है? एल्युमिनियम। अगला प्रश्न हम लोग देखें, अगले प्रश्नों पर विचार करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है क्या? तो इसी के साथ बच्चों आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।